हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा हीरो कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेता है। काफी सेटिस्फाइंग था, राइट? इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जुआन शुई जब किंग मिंग को लेकर वापस जा रही थी तो इतने सालों से एक सवाल जो कि किंग मिंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था वो उसका जवाब मांग ही लेता है। वो जुआन शुई से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ। जुआन शुई को काफी हैरानी होती है कि अचानक से उसका होने वाला हस्बैंड उसकी इस बात पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। लेकिन फिर वो किंग मिंग को किस करते हुए कहती है कि प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, और वैसे भी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी। जब उसकी नजर किंग मिंग पर पड़ी और उसे पता चला कि वो कल्टीवेशन करके खुद को पावरफुल नहीं बना सकता तो उसका दिल किया कि वो किंग मिंग को हमेशा अपने पास रखे और सारी जिंदगी उसे प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा उसे और कोई वजह बिल्कुल नहीं पता। हालांकि किंग मिंग अच्छे से जानता था कि जुआन शुई इसके पीछे भी कुछ छुपा रही है, पर वो फिलहाल उसे इंसिस्ट नहीं करता, बल्कि जुआन शुई के आगे कसम खाता है कि वो आज के बाद उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जुआन शुई को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो दूसरी लड़कियों को देखने के अलावा, और खास करके वो किंग हुए। सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंगलैंग किंगडम के अंडरवर्ल्ड किंग को दिखाते हैं, जिन्हें गार्ड्स आकर किंग मिंग और जुआन शुई की शादी का इनविटेशन कार्ड दिखा रहे थे, ये कहते हुए कि म्याओजियांग टेरिटरी की क्वीन अब शादी करने वाली है और उसी का इनविटेशन होने आया है। फर्स्ट प्रिंस जब वो इनविटेशन देखते हैं तो बाकी सारे एल्डर्स के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि पता नहीं अब उनके प्रिंस क्या करेंगे, क्योंकि काफी सालों से उनके किंगडम का प्रिंस चेंगफांग जुआन शुई से शादी करने के सपने देख रहा है। इसी बात की टेंशन तो उसके फादर को भी होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मू फैमिली के रिजेक्टेड सन इन लॉ को दिखाते हैं, जिसका नाम फेंग जोशिया है। वो इस बारे में सुनता है तो वो भी समझ चुका था कि ये शादी तो आसान नहीं होने वाली। लगता है इस शादी में काफी बड़ा बवाल मचने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें म्याओजियांग के मीटिंग हॉल में ले जाते हैं, जहाँ जुआन शुई और किंग मिंग बाकी सभी एल्डर्स की क्लास लगा रहे थे, क्योंकि उन्हीं सभी को इनविटेशन देने का काम दिया गया था। चीफ केव मास्टर आगे आते हैं और वो जुआन शुई को रिपोर्ट करते हैं कि उनकी टेरिटरी में मौजूद सभी लोगों को इनविटेशन भेज दिया गया है, और रहा सवाल म्याओ टेरिटरी से बाहर के लोगों का जिनके साथ उनकी अलायंस हो रखी है तो उन्हें भी कुछ दिनों में मिल जाएगा। जुआन शुई अपनी शादी जोर शोर से करना चाहती थी, तो जैसी उसे एक खबर मिलती है वो बाकी सारे एल्डर्स को अपने अपने काम पर लौटने को कहती है, क्योंकि उन सभी को तैयारी भी तो करनी थी। तभी चीफ के मास्टर जुआन शुई को इन्फॉर्म करते हैं कि अगले महीने गुआनयान सीक्रेट रियान खुलने वाला है, तो वो आइडिया देते हैं कि क्यों ना इस बार किंग मिंग को उनकी टीम को लीड करने को दिया जाए, क्योंकि अब वो उनकी म्याओजियांग टेरिटरी का 11 केव मास्टर जो बन चुका है। पर इस बात से जुआन शुई नाराज हो जाती है और वो उस एल्डर से कहती है कि क्या तुम जानबूझकर किंग मिंग को मुश्किल में डालना चाहते हो। एल्डर समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस म्याओजियांग टेरिटरी का भला चाहता है। जुआन शुई काफी ज्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से उसके दीवाने उसके पीछे पागलों की तरह पड़े हैं, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। वो किंग मिंग को अपना कॉम्पिटिटर समझेंगे। अगर किंग मिंग जैसा कमजोर इंसान आपके साथ शादी करेगा तो ये चीज उन्हें अपनी इंसल्ट की तरह लगेगी, तो वो किंग मिंग को कभी भी आपके पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किंग मिंग ने अभी अभी कल्टीवेशन स्टार्ट किया और उसके पास लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं है। इस सीक्रेट रियाल में सिर्फ दाओगोंग रियाल के नीचे के लोग ही एंटर कर पाएंगे, इसीलिए किंग मिंग के लिए अपनी पावर बढ़ाने और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए ये मौका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस बार जुआन शुई कुछ नहीं कह पाती और किंग मिंग पूरी तरह से मास्टर की बात से सहमत हो जाता है। किंग मिंग भी कहता है कि उसे ताकतवर बनना है, और जैसा कि एल्डर ने कहा ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बेस्ट है। वो हमेशा जुआन शुई के पीछे नहीं छुपना चाहता। वो नहीं चाहता कि लोग उसे कहें कि वो औरत के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है। वो भी पावरफुल केव मास्टर बनकर जुआन शुई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी चीफ एल्डर किंग मिंग को बताते हैं कि 11 केव के लोग उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। वो उसे अपने मास्टर के तौर पर नहीं देख रहे। उनका कहना है कि उन्होंने उसके पहले वाले मास्टर को जान से मार दिया, इसी वजह से वो एक कातिल है। अब किंग मिंग को वहाँ जाकर भी वहाँ का मसला सुलझाना होगा। ये सारी न्यूज देने के बाद एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जुआन शुई किंग मिंग से शिकायत करने लगती है कि आखिर अचानक से उसके दिमाग में ये पावरफुल बनने का ख्याल क्यों आया। क्या वो पावरफुल बनकर उससे दूर जाना चाहता है? पर किंग मिंग भी लाइक नहीं, वो अपनी प्यारी सी क्वीन को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसे अच्छा नहीं लगता जब भी वो मुसीबत में पड़ता है और जुआन शुई को सबके ताने सुनने पड़ते हैं। वो कहता है कि वो जुआन शुई के लायक होना चाहता है, क्योंकि अब उससे प्यार करने लगा है, और अगर वो एक बार इमॉर्टल बन गया तो वो जुआन शुई को भी अपने साथ ले जाएगा इमॉर्टल रियाल्म। उसकी बातों पर तो जुआन शुई ब्लश करने लगती है। वो डेमोनिक खतरनाक क्वीन जिससे सारी दुनिया थर-थर कांपती है, वो अकेले में किंग मिंग की बातों पर पिघल रही है। यहाँ किंग मिंग उसे प्यार करने के बाद वहाँ से परमिशन लेकर जाने की तैयारी में लग जाता है। उसे कहना था कि उसे 11 केव के लोगों को भी तो समझाना है। जुआन शुई जिद करती है कि वो उसके साथ जाएगी, पर यहाँ किंग मिंग का कहना था कि नहीं, उसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। अगर जुआन शुई उसके साथ गई तो लोग उसे डर कर अभी के लिए तो चुप हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में अंदर ही अंदर वो किंग मिंग को रिप्लेस करने के लिए प्लान्स बनाने लगेंगे। वो चाहता है कि वो लोग उसे दिल से अपने केव मास्टर के तौर पे माने, और उसके लिए उसे पर्सनली उन लोगों को जाकर दिखाना पड़ेगा कि आखिर वो उनके मास्टर बनने के लायक है या नहीं। वो जुआन शुई से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, आज के बाद से वहाँ से तुम्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम सुनने को नहीं मिलेगी। जुआन शुई उस पर भरोसा करने को तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पे, उसे रात को 12 बजे से पहले घर लौटना होगा। वो तो उसे सल्यूट मारते हुए कहता है कि जी मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। इसके बाद अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फ्लाई करते करते 11 केव के पास पहुँचता है, जहाँ के लोग उसे देखते ही हैरान रह जाते हैं कि ये तो उनका नया मास्टर है ना, आखिर
यहाँ पर क्या कर रहा है। वहाँ पर मौजूद लोग उसे ताने मारकर वहाँ से निकलने को कहते हैं और वो पैलेस का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर घुस जाता है, जहाँ पर पहले से ही केव मास्टर की कुर्सी पर एक यंग लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था चुआन वेई। किंग मिंग उससे सवाल करता है कि लगा है कि तुम गलत जगह पर बैठ गए हो, पर उसके भी तेवर अलग थे। वो कहता है कि क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा है? नहीं ना, तो फिर ये तेरी कैसे हुई? शायद उस बंदे को अभी तक किंग मिंग के बारे में पता नहीं था। वो कहता है कि ये मेरी इसलिए हुई क्योंकि मैं यहाँ का केव मास्टर हूँ। ये सुनते ही तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी सीट नहीं छोड़ता। किंग मिंग भी काफी टेंशन के सामने उसी के सामने चेयर लगाकर बैठते हुए कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम्हें अच्छे से पता होगा ना कि कैप रसली ये मेरी पोजीशन को अपना बताने की क्या सजा है। पता चलता है कि पहले वाला केव मास्टर इस बंदे का भाई था। इसी वजह से वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान गई, तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है और ऊपर से तुम टियान जुआन सेट के डिसाइपल हो। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें 11 केव मास्टर बनाने की? तुम इस पोजीशन के लायक ही नहीं हो। अगर इसके बाद भी तुम्हें 11 केव मास्टर की पोजीशन चाहिए तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जो जीतेगा ये पोजीशन उसकी होगी। ये कहते ही उसने अपने स्वॉर्ड को हमारे हीरो की तरफ तान दिया था। किंग मिंग अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहता है। वो कहता है कि ओह, पहले वाला 11 केव मास्टर तुम्हारा भाई था। चलो इसी वजह से मैं तुम्हारी जान बख्शते हुए आज के तुम्हारे बिहेवियर को इग्नोर करता हूँ। और रहा सवाल चैलेंज का, तो मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। तुम्हारा नाम क्या है? चुआन भाई काफी छोड़ते हुए अपना नाम बताकर कहता है कि एक बात बताओ, तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? कल्टीवेशन तो तुम्हारे पास धेले भर की नहीं है। इतना सुना था कि हमारा हीरो खड़ा होता है और अपनी डेडली पावर को रिलीज करता है, जिससे उन सभी का उस प्रेशर में खड़ा होना भी मुश्किल था। आधे लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं और आधे लोग जमीन पर। चुआन भाई भी बामुश्किल खुद को खड़ा रखते हुए सोच रहा था कि आखिर ये बंदा लेट स्टेज डोंगजुआन पर कैसे पहुंच गया। कल तक तो इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी ना। लोग आपस में खुसे पुसुर करने लगते हैं कि लगा है कि हमसे अपनी कल्टीवेशन पावर छुपा रहा था, वरना खुद सोचो अगर ये एक मॉडल होता तो 100 सालों से बिना अपने अपीयरेंस को चेंज करे वो जिंदा कैसे रह सकता था। मुझे लगता है कि हमारी मैदान ने इन्हें इसीलिए चूज किया है क्योंकि इसने अपनी कल्टीवेशन पावर को हिडन रखा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक दिन हेवन को कॉन्कर करेगा? ये इतना ज्यादा पावरफुल है। सभी की सिटी पिटी कुल हो चुकी थी और यहाँ पर चुआन भाई को जैसे ही पता लगता है कि किंग मिंग के पास भी कल्टीवेशन है तो वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, अब हमारी कल्टीवेशन लेवल सेम है तो हम फाइट कर सकते हैं। मैं भी केव प्रोफाउंड रियल्म के पीक पर हूँ। चैलेंज ये है कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे 11 केव मास्टर की पोजीशन मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? किंग मिंग तैयार था। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें 3 बार में नहीं हराया तो फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और ये पोजीशन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। चुआन भाई को हंसी आ जाती है। वो कहता है कि मानता हूँ कि तुम मेरे जितने ही पावरफुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो, वो भी 3 बार में। ये काम सिर्फ हमारी होली मैदान ही कर सकती है। वो ज़ुआनशी के बारे में बात कर रहा था कि उनके अलावा मुझे इस तरह से कोई और नहीं हरा सकता। ये सुनकर किंग मिंग खुश होते हुए कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है। अगर मेरी वाइफ कर सकती है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी नेचुरली कर सकता हूँ। किंग मिंग ने सबके सामने ज़ुआनशी को अपनी वाइफ अनाउंस किया था, तो ये सुनकर सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं, जिसे ये नहीं पता था कि असल में ज़ुआनशी की शादी जिससे होने वाली है वो किंग मिंग है। वो कहते हैं कि अब तो चुआन भाई गया, उसने एक साथ दो पावरफुल लोगों से पंगा ले लिया है। पर अपनी गलती एहसास होने की बजाय चुआन भाई और ज्यादा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड रिलीज करते हुए कह रहा था कि तू कल को म्याओजियांग टेरिटरी का किंग बनने का सपना देख रहा है, तुझे तो हरा कर ये सपना चूर करना ही पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों ही अपना अपना वेपन निकाल कर तैयार हो जाते हैं और हमारा हीरो चाहता था कि वो पहले अटैक करे। लड़ाई के लिए वो दोनों हवा में चले जाते हैं ताकि बाकी सारे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नीचे लोग उन दोनों की फाइटिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। हर किसी ने अपना अपना फेवरेट कैंडिडेट चूज कर लिया था। कुछ लोग तो किंग मिंग से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे क्योंकि उनकी होली मैडम ने उसे चूज किया है। आधे लोग तो इसी बात से डर रहे थे कि अगर इस फाइटिंग के एंड के बाद किंग मिंग हार गया तो फिर वो कहीं नाराज होकर इन लोगों की क्लास न लगा दे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अंदर की खबर पता थी। वो बताते हैं कि किंग मिंग ने टियानजुआन सेक्ट के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ये सुनकर बाकी लोग जो किंग मिंग के लिए ग्रजेस पाल कर बैठे थे उनका दिल साफ होना शुरू हो जाता है कि क्या ये सच में हमारी म्याओ टेरिटरी के लिए अपने सेक्ट को छोड़कर आया, तो ये हमारे सेक्ट के लिए लॉयल है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे तभी उनका ध्यान जाता है ऊपर उन दोनों की फाइटिंग पर, जहाँ किंग मिंग के इशारे पर ये बंदा पहले अटैक के लिए प्रिपेयर था। चुआन भाई अपने सबसे पावरफुल टेक्निक टियान फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए किंग मिंग पर एक जोरदार अटैक करता है। वहाँ मौजूद लोग ये देखकर हैरान थे कि क्या चुआन भाई ने इस टेक्निक को सीख लिया। उस टेक्निक की हेल्प से चुआन भाई ने अपने लिए एक जायंट फीस्ट तैयार कर लिया था जो कि सीधा हमारे हीरो की तरफ आके बढ़ता है। पर यहाँ पर किंग मिंग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, वो अपनी जगह पर ही शांत खड़ा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो अटैक वहाँ से गायब हो जाता है। सबकी आंखें शॉक में फट जाती हैं और हमारा हीरो भी लाइक, तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें शर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम अपनी पूरी पावर भी यूज करो तो भी मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, और अगर हट गया तो समझ लेना कि उसी वक्त मेरी हार पक्की। तभी चुआन भाई अटैक करने के लिए स्पिरिचुअल फिनिश का यूज करता है। ये भी लोगों को हैरान कर चुका था कि चुआन भाई तो उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन देखते ही देखते किंग मिंग उस अटैक को फिर से वैनिश कर लेता है। इस अटैक की स्पिरिचुअल पावर भी उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी थी और सभी लोग यही सोच रहे थे कि क्या किंग मिंग सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। उन्हें तो पता ही नहीं था, क्या वो इतने सालों से सिर्फ क्रिपल होने की एक्टिंग कर रहा था। इधर दूसरी तरफ चुआन भाई को दिखाते हैं जो एक के बाद एक काफी जोरदार हमले हमारे हीरो पर किए जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि किंग मिंग अभी भी बहुत आराम से उसके सारे हमलों से बच जाता है। किंग मिंग का ये शानदार अंदाज देखने के बाद भीड़ में खड़े लोग आपस में कहते
हैं कि क्या यही वजह है कि उनकी पावरफुल मेडन किंग मिंग से शादी करना चाहती है, उससे प्यार कर बैठी है क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा पावर होल्ड करके बैठा हुआ था। किंग मिंग ने जॉन भाई को काफी सारे मौके दे दिए थे। अब वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अपनी पूरी पावर का यूज करके अटैक कर सकते हो। वो अपनी स्वॉर्ड में स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और उसी से अटैक करता है, पर किंग मिंग ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने माइंड पावर का यूज करके उसकी स्वॉर्ड को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये देखकर जॉन भाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे हिट करने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन किंग मिंग उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे बेचारे की हालत खराब हो जाती है। अब तो वो स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर तानते हुए कह रहा था कि अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मैं तुम्हें 3 सेकंड का वक्त देता हूँ, या तो मेरे लिए वफादार होकर हमेशा काम करो या यहीं मारे जाओ। उसकी गिनती पूरी भी नहीं होती कि जॉन भाई अपने घुटनों पर आ जाता है और उसका वफादार बनने के लिए तैयार हो जाता है। पर किंग मिंग इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं करने वाला था। वो कहता है कि तुमने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कोशिश की, मैं इतनी आसानी से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारी बॉडी में एक बग लगाने वाला हूँ। अगर तुमने बिना किसी चालाकी के 1 साल तक अपनी वफादारी साबित की तो ये बग अपने आप मर जाएगा, लेकिन अगर तुमने गद्दारी करने की कोशिश की तो ये तुम्हें मार देगा। जॉन भाई इस चीज के लिए रेडी था, तो हमारा हीरो उसकी बॉडी में वो बग ट्रांसफर कर देता है और उसे लेकर सबके सामने पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि जॉन भाई ने तो मुझे अपना 11 केव मास्टर मान लिया, अगर किसी और को अभी भी मुझसे कोई शिकायत है तो वो सामने आकर मुझसे लड़ाई कर सकता है। देखा जाए तो जॉन भाई उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब अगर वही हार गया तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे आकर अपने 11 केव मास्टर को चैलेंज करे। वो सारे लोग अपने घुटनों पर आकर हमारे किंग मिंग को अपना 11 केव मास्टर मान लेते हैं, वो भी पूरे दिल से, क्योंकि उन्होंने उसकी पावर देख ली थी। किंग मिंग जॉन भाई को 11 केव का कमांडर इन चीफ बना देता है और इसके बाद तो सभी लोग अपने घुटनों पर थे, तो वो उन्हें उठने को कहता है और एक काफी पावरफुल स्पीच देता है, जिसमें उसने कहा था कि आज के बाद उसकी सिर्फ 2 ही आइडेंटिटी है, पहला जुआन शुई के पति के रूप में और दूसरा 11th केव मास्टर के रूप में। किंग मिंग कहता है कि अब जब वो यहाँ का मास्टर बन चुका है तो वो 11th केव को दुनिया का सबसे महान टेरिटरी बना देगा और इस काम के लिए उसे सबके साथ की जरूरत है। इसके बाद किंग मिंग ने सभी एल्डर्स को उनकी पोजीशन पकड़ा दी थी और ये सारे काम निपटाते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। उसे वक्त का एहसास नहीं रहता और उसे काफी देर बाद याद आता है कि अरे उसकी वाइफ तो उसका इंतजार कर रही है जिससे वो टाइम देकर आया था। तो फिर क्या था, बाकी सारा मामला जुआन भाई को संभालने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ जुआन शुई को दिखाते हैं, उसका तो गुस्से के मारे दिमाग खराब हो रहा था कि उस लड़के ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो रात में वापस आ जाएगा और अब सुबह होने वाली है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि गुस्से में चाय के कप से खुद को ही हर्ट कर लेती है। थोड़ी देर और वेट करने के बाद वो मैडम का सबर जवाब दे जाता है। खुद दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहती है कि लगता है वो खुद नहीं आने वाला, मुझे ही जाकर घसीट कर लाना पड़ेगा। उसकी आंखों से तो खून उतर रहा था, लेकिन तभी हाफते हाफते वहाँ पर किंग मिंग आ जाता है, ये कहते हुए कि वाइफी आ गया। उसे देखते ही मैडम ऐसे सॉफ्ट पड़ती है कि अपना घाव का दर्द ही भूल जाती है। किंग मिंग को उसकी चोट नजर आ गई थी और वो समझ गया था कि उसने ये चोट खुद को क्यों दी होगी। वो कहती है कि फिर से ओवरथिंक करने लग गई, तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम लग गया, काम ज्यादा था ना, बाकी मुझे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद था। और फिर वो उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। ये देखकर तो उसे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। अब क्यों ना आए भाई, कौन सी लड़की चाहेगी कि उसका पसंदीदा मर्द उसका ख्याल न रखे। तो वो तो बड़े प्यार से किंग मिंग को खाली घूरे जा रही थी और किंग मिंग लाइक क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। वो तो कहती कि नहीं, मुझे इस चीज पर यकीन नहीं आ रहा कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स चेंज कैसे हो गई। कल तक जो लड़का मुझे जान से मारने के बारे में सोचता रहता था, आज वो अचानक से मुझसे इतना प्यार करने लग गया। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि शायद तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश की है। जब किंग मिंग उसे यकीन दिलाता है कि उसे सबसे ज्यादा सुकून जुआन शुई के पास आता है, वो जानता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो उससे करती है, तो वो उसे छोड़कर क्यों जाएगा। जुआन शुई उससे पूछ ही लेती है कि आखिर उसकी फीलिंग्स इतनी तेजी से कैसे चेंज हो गई, क्या इसके पीछे कोई वजह या फिर वो नाटक कर रहा है। किंग मिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अब मैं फाइनली तुम्हें ये राज बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ग्रेट ड्रीम ऑफ एटर्निटी के बारे में पता है। जुआन शुई इस शब्द के बारे में पहली बार सुन रही थी, तो वो कहती है कि नहीं। किंग मिंग बताता है कि ये एक ऐसा सपना है जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं और आपको रियलिटी हिट होती है। समझ लो मैंने एक दूसरी जिंदगी जी है और मैं रीइंकार्नेट होकर वापस आया हूँ। मैंने देखा कि उस रात भागने के बाद मैं जैसे तैसे तिहानजुआन सेक्ट वापस चला गया, उस जिंदगी का सपना लेकर जो मैं यहाँ से निकलने के बाद जीने के बारे में सोच रहा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद सभी एल्डर्स, सीनियर्स, जूनियर्स ने मिलकर मुझे यूजलेस बोलकर सेक्ट से बाहर निकाल दिया और मैं इस दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरे बचपन का प्यार, मेरी इकलौती फैमिली, किंग हुए। वैसे जब ये बात हमारी जुआन शुई सुन रही थी, उसका तो कलेजा मुंह को आ गया था, लेकिन ये बस एक सपना है सोचकर वो माइंड नहीं करती। वही किंग मिंग कहता है कि उसी खास इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, मेरे सुप्रीम दाव बोन को हासिल कर लिया, मुझे बिट्रे किया और फिर मुझे मार डाला। मेरे मरने के बाद मेरी परवाह पता है किसने की? तुमने अपनी जान की बाजी लगाते हुए तिहानजुआन सेक्ट से बदला लिया, यहाँ तक कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया अपने उस हिडन स्वॉर्ड का यूज करते हुए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझसे अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो तुम हो। अब कहीं जाकर जुआन शुई के दिल से ये बोझ उतरता है कि आखिर उसका ये प्यारा हस्बैंड इतनी तेजी से कैसे बदल गया। वो कहती है कि मुझे सपने का तो नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। किंग मिंग यहाँ एक और राज का खुलासा करता है। पिछली लाइफ में जुआन शुई ने उसके लिए अपनी आधी जिंदगी की कल्टीवेशन सेक्रीफाइस करते हुए उसे बचाने की कोशिश की थी और तब जाकर कहीं वो उसकी सोल
सोल को प्रोटेक्ट कर पाई थी और शायद यही वजह है कि उसकी सोल वापस उसकी प्रेजेंट की बॉडी में आई है। अब उसे सुला देने के बाद हमारा हीरो कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कल्टीवेट करने बैठ जाता है, जहाँ थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद ही वो केव प्रोफाउंड रियल्म को क्रॉस कर चुका था। अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो फाइनली ज़ुआनशी के पास आता है तो वो नींद में बड़बड़ा रही थी। उसे नींद में भी किंग मिंग के उसे अकेले छोड़ जाने का डर सता रहा था। ये देखकर किंग मिंग भी लाइक, बताओ, दुनिया भर के लोगों को अपने एक स्वॉर्ड में जिंदा गाड़ देने वाली लड़की नींद में भी अकेले छोड़ जाने का डर रखती है। अब तो उसे सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वो तो उसे चुप कराने के लिए गले से लगा लेता है। तब जाकर उसकी नींद में बड़बड़ाने की वजह से किंग मिंग को उसकी रियलिटी पता लगती है कि बचपन में उसकी फैमिली ने भी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। किंग मिंग को रियलाइज होता है कि ज़ुआनशी क्यों उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि आज के वर्ल्ड की ये रूथलेस डीमन क्वीन जिसकी पावर का मैच होना नामुमकिन है, इस गुआन से इसकी गुफा मानी जाती है। उस केव ड्वेलिंग के अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियां, मेडिसिन, ट्रेजर्स मिल सकते हैं। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा प्योर मानी जाती है, इसीलिए उस सीक्रेट रियल्म में उन्हें बहुत ही सारे ट्रेजर हंटर्स भी मिल सकते हैं। तो उन्हें बचते बचाते आगे जाना होगा। इधर सीक्रेट रियल्म की भीड़ में मौजूद एक बंदा हमारे हीरो को देखकर कहता है कि क्या बात है, 11 के मास्टर भी यहाँ पर आए हैं। आप तो मेरी सोच से ज्यादा जल्दी आ गए। हमारा हीरो भी लाइक, जल्दी नहीं आएंगे तो ट्रेजर्स कोई और ले जाएगा ना। वैसे जो बंदा किंग मिंग से बात कर रहा था वो अजूरी ड्रैगन का एनवॉय है। वो हमारे हीरो को वार्निंग क्या कहे टॉन्ट देते हुए कहता है कि माना कि इस केव में एंटर करने के लिए केव प्रोफाउंड रियल्म से कम की पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आने वाले कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स जो इस अपॉर्चुनिटी और ट्रेजर्स को मिस नहीं करना चाहते, वो भी अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके अंदर चले जाते हैं। उनसे सामना हो तो जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स भी इस काम को और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। वैसे जब उस अजूरी ड्रैगन एनवॉय ने ये बात कही थी तो वहाँ मौजूद बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी उस पर भड़क जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलते हुए कहता है कि ये पक्का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और ये बात ये खुद नहीं बल्कि इसका एरोगेंस कर रहा है। पर उस बंदे को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंट था कि मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो अंदर जाकर देख लेना। वैसे भी यहाँ पर इतने खतरनाक ट्रेजर है जो कि आपकी लाइफ स्पैन को भी सेव कर सकते हैं। वहीं पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी कहता है कि मेरे एंसेस्टर ने भी ऐसे इमॉर्टल मेडिसिन के बारे में सुना था और ऐसे मेडिसिन का जिक्र भी किया था जो कि आपकी कल्टीवेशन पावर को कम कर सकता है। वो ओल्ड मैन रिवील करते हैं कि उनकी फैमिली में से भी एक बार एक एंसेस्टर ने उसी तरीके की मेडिसिन का यूज करके एंसेस्टर इमॉर्टल मेडिसिन को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेडिसिन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन पर बैकफायर करके गई। उनके वो ग्रेट ग्रैंड एंडलर सीक्रेट रियल्म जाने के बाद ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए, वहीं मारे गए। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर किसी ने उस तरीके की मेडिसिन ली है तो मैं उसे यही कहूंगा कि वो बाहर रह जाए, सीक्रेट रियल्म के अंदर ना जाए, नहीं तो मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर काफी सारे लोग सच में डर जाते हैं। तो उनमें से एक बंदा आगे निकलकर उस एल्डर से पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या करने आए, क्या वो भी सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर होना चाहता है। पर वो एल्डर बताते हैं कि नहीं, वो तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, इतनी भीड़ देखी तो क्यूरियोसिटी के लिए यहाँ पर आ गए। उन्हें पता लगा कि ये सीक्रेट रियल्म का दरवाजा है तो वो बस बाकियों को चेक करने लग गए। वहाँ पर अजूरी ड्रैगन एनवॉय मौजूद था तो उसे ये बात सच नहीं लगती। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अंदर जाने की तैयारी में। पर वो एल्डर कहता है कि हाँ, पहले मेरा प्लान था, लेकिन जब मैंने सुना कि उसके लिए कल्टीवेशन क्राइटेरिया क्या है तो फिर मैंने जाना कैंसिल कर दिया। और वैसे भी मैं अपनी कल्टीवेशन को कम करके अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पर तभी उस अजूरी ड्रैगन एनवॉय ने उसके दो एंसेस्टर को नोटिस कर लिया था। वो कहता है कि तुम ना जाओ, लेकिन अपने डिसेंडेंट को तो भेज ही सकते हो ना। वो दोनों बच्चे उसे देखकर सहम जाते हैं और वो एल्डर कहता है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक एल्डर ब्रदर है जो तुम्हें ग्रीट कर रहे हैं। तो वो छोटी बच्ची उस अजूरी ड्रैगन एनवॉय पर ही गुस्सा करने लगती है कि आप हमारे एल्डर पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, एक तो वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं हमें कुछ दिखाने के लिए, अगर आप उन्हें बातों में लगा के रखेंगे तो फिर हम वो चीज कैसे देखेंगे। यहाँ से वापस भी तो जाना है, मुझे सेक्ट जाना था लेकिन ये ट्रिक करके यहाँ पर ले आए। वो उनकी पोल खोली जा रही थी क्योंकि उस लड़की ने बता दिया था कि उसके मास्टर चाहते हैं कि वो सीक्रेट रियल्म के अंदर जाए। अजूरी ड्रैगन एनवॉय कहते हैं कि क्या तुम्हें अंदर जाने का डर नहीं लगता, अंदर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है ना। पर वो क्यूट गर्ल जिसका नाम ज़ियाओरेन था वो कहती है कि कैसा खतरा, मास्टर ने बताया कि अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट है और कुछ नहीं, मैं तो छोटे इंसेक्ट को यूं मार देती हूँ, बहुत बहादुर हूँ मैं। उसकी बात सुनकर तो उसके एल्डर को शर्म आ रही थी क्योंकि उसने इतने सारे झूठ जो बोले थे और बाकी सबको उस क्यूट लड़की की हरकतों पर हंसी। ये एक ही वक्त में कितनी ज्यादा नादान और नोटी है ये। उनकी बातों के बीच में क्रेन्स का एक झुंड आता है और पता चलता है कि उनके ऊपर और कोई नहीं बल्कि टियानजुआन सेट के डिसाइपल्स बैठे हुए हैं। टियानजुआन सेट के डिसाइपल्स के ग्रुप में किन्वे भी मौजूद थी जो वहाँ आते ही जैसे ही किंग मिंग को देखती है तो उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करती है। वो तो उसे बीच में ही रोक देता है कि मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, मैं और तुम आज से अजनबी हैं, तो मेरा पूरा नाम भी मत लेना। तुम मुझे मियाओ ज़ैंग टेरिटरी का 11 के मास्टर के तौर पे ग्रीट कर सकती हो, अगर मेरी वाइफ सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी एरी गैरी लड़की के चक्कर में अपनी वाइफ को नाराज करूं। ये देखकर कि किंग मिंग किंगवे को रिजेक्ट कर रहा है। बाकी सारे कल्टीवेटर्स कहते हैं कि उस मोटर्स के पीछे क्यों जा रही है फेरी, यहाँ पर और भी कल्टीवेटर्स मौजूद है, आप उनमें से किसी एक को चूज कर सकती है। आई एम श्योर यहाँ पर सभी लोग आपके साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर ये सुनकर किंगवे को गुस्सा हो जाता है और वो उस बंदे को उठाकर दूर पटक देती है और फिर से वो हमारी किंग मिंग के पास पहुंच जाती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचा और हमारा रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक चांस और दो। आई एम श्योर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगी। किंग मिंग अभी भी उसे बता रहा था कि उसने कैसे उसे बिट्रे किया और वो लड़की जैसे मानने को तैयार ही नहीं होती। यहाँ किंग मिंग उससे काफी वो बचपन में
बिना कल्टीवेशन के पैदा हुई थी और उसके पेरेंट्स ने इसी वजह से उसके भाई बहन के सामने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। इसी वजह से उसे अकेले रहने से डर लगता है कि कोई उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसके भाई बहनों ने भी उसे अबैंडन कर दिया था। वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बाहर ना फेंके, वरना वो भूखे भेड़िए डीमन उसे जिंदा खा जाएंगे, पर उसके पेरेंट्स को उसकी परवाह नहीं थी। तभी वो किंगमिंग से रिलेट कर पा रही थी। किंगमिंग के पास भी तो कल्टीवेशन नहीं थी और उसका भी दुनिया में कोई नहीं था। उसका सेक्ट भी उसे धक्के मार के निकाल रहा था। इसी वजह से वो उसकी सेवियर बनना चाहती थी। जब किंगमिंग को उसका ये रूप दिखता है तो वो उससे और ज्यादा प्यार करने लगता है। वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी ना, वो तब भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वैसे किंगमिंग नोटिस नहीं करता, पर रात गुजर चुकी थी। तो ये सुनते ही मैडम होश में आ जाती है और खुशी के मारे बच्चों की तरह चहकने लगती है कि सच में। वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि मैंने अपने दाव हार्ट की कसम खाई थी, तुम्हें अभी ट्रस्ट नहीं है। उन दोनों की नोकझोंक चली रही थी कि तभी हमारा हीरो कहता है कि उसे सीक्रेट रैल्म जाने की तैयारी करनी होगी ताकि वो खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सके, वरना 3 साल बाद जब उनकी शादी होगी तो उसके पावरफुल लवर्स उसे बहुत ही बुरी नजर से देखेंगे और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को उसकी वजह से किसी के भी ताने सुनने को मिले। ये सुनकर ज़्वानशी भी लाइक, तुमसे शादी करना मेरी चॉइस है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, कोई कुछ बोल के तो दिखाए, मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। वैसे तो वो पर्सनली भी चाहती थी कि किंगमिंग खुद को पावरफुल बना ले। जब नेक्स्ट मॉर्निंग किंगमिंग की आंख खुलती है तो उसे ज़्वानशी अपने पास नजर नहीं आती। पूरा रूम चेक करने के बाद उसे उसका छोड़ा हुआ लेटर मिलता है। उस नोट में लिखा हुआ था कि वो दूसरे सेट गई है वहाँ के कलेश को सॉल्व करने के लिए, इसलिए उसे वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक शायद किंगमिंग के सीक्रेट रैल्म जाने का टाइम आ जाए, इसीलिए वो किंगमिंग के लिए स्टोरेज रिंग छोड़ कर गई है जहाँ पर सीक्रेट रैल्म में यूज होने वाले काफी सारे हाई ग्रेड के वेपन हर्ब्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी जर्नी को इजी कर सकता है। वो किंगमिंग को धमकी देती है कि खबरदार अगर उसने अपनी जान के साथ कुछ किया तो। वो उसे कहती है कि सही सलामत वापस आना। किंगमिंग रिंग को देखकर समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसके लिए लो की ऑपरेटिव है। उससे डर है कि कहीं सीक्रेट रैल्म में उसके साथ कुछ हो ना जाए। इसके बाद शुरू होता है और हम किंगमिंग को जॉन के साथ देखते हैं। वो भी उसके साथ सीक्रेट रैल्म में एंटर होने वाला था। सीक्रेट रैल्म के एंट्रेंस के बाहर काफी सारे लोग जमा हुए थे। तभी एल्डर उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सीक्रेट रैल्म असल में 7वें लेवल के एल्केमी तुम्हारी एल्डर नहीं हूँ, इसलिए हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और किसके लिए करते हैं तुम्हारा जानना जरूरी नहीं, अपने काम से काम रखो। किंगमिंग भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि सही कहा आपने, अब मेरा आप लोगों के सेक्ट से कोई वास्ता नहीं, तो अगर अंदर मेरा आप लोगों के साथ सामना हुआ तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी इंसान पर रहम ना करूँ तो चलेगा। तो मुझसे आइंदा किसी भी तरीके के रहम की उम्मीद मत करना। पीक मास्टर को तो जैसे हमारे हीरो से अलग ही दुश्मनी थी। वो कहती है कि जो तुम्हारे हाथों से मर जाए वो हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स हो ही नहीं सकते, पर दुआ करना कि तुम हमारे हाथे ना चढ़ो कि मेरे हाथों से मरने के बाद तुम्हें भी अफसोस होगा। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। डिसाइपल्स केव के दरवाजे का ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। तभी देखते ही देखते सीक्रेट रैल्म का दरवाजा ओपन होता है और सारे तेजी से अंदर एंटर करते हैं। अंदर जाने के बाद हर कोई अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हुआ था, पर किंगमिंग और जॉन वही एक साथ अंदर एंटर हुए थे। वहाँ के बड़े बड़े पेड़ों को और अलग से नजारे को देखकर वो हैरान था। वो कहता है कि मास्टर ये जगह तो हमारी दुनिया से कितनी ज्यादा अलग है। किंगमिंग कहता है कि हाँ ये तो अलग होनी है क्योंकि ये सीक्रेट रैल्म जो है, और वैसे भी इसे कहते तो केव है लेकिन अंदर इसकी एक अलग ही दुनिया मौजूद है जो देखने से पीसफुल लगती है लेकिन है नहीं, अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा भरा हुआ है, इसलिए चौकन्ने रहना। रैंडमली किसी भी जगह टेलीपोर्ट हो जाने की वजह से बीस्ट के बीच में अफरा तफरी मच चुकी थी। उनके सामने भी एक बीस्ट आता है जिसे मारकर वो लोग मजे से उसका गोश्त एंजॉय करने लग गए थे। किंगमिंग और जॉन वे के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी। वो मीट का मजा लेते हुए कहता है कि आपके हाथों में तो जादू है, पता नहीं था। वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि आखिर आपने हमारी रूथलेस डीमन क्वीन को अपने प्यार की जाल में कैसे फंसाया। वो तो कहता है कि मैंने भी ये सवाल उससे पूछा था कि आखिर उससे मुझसे प्यार क्यों हुआ। उसने कहा वो बस मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जॉन वही हैरान था कि क्या उसकी मिस को पहली नजर का प्यार हो गया। ये तो सुनने में भी कितना इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि उन्होंने दुनिया के कितने पावरफुल कल्टीवेटर्स को यूं रिजेक्ट कर दिया था बिना उनकी तरफ एक नजर भी देखे हुए, और उन्हें आपसे पहला प्यार हुआ। पर किंगमिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है। एक बात बताओ, तुम्हारा भाई मेरी वजह से मरा था तो क्या तुम्हें सच में मुझसे नफरत नहीं है। ये सुनते ही बेचारे के हाथ से खाना गिर जाता है। वो कह रहा है कि अब आप मेरे मास्टर हैं, मैं आपके लिए अपने मन में नफरत तो क्या शिकायत भी नहीं पाल सकता, और आप बेफिक्र हैं। मुझे अगर अपनी जान देकर भी आपको प्रोटेक्ट करना हुआ तो मैं करूंगा, मैं कभी रिबेलियस नहीं बनने वाला। अगर मैंने आपको ऐसा फील कराया तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। ये कहकर अपने घुटनों पर आ जाता है। उसे इतना पैनिक करता देखकर किंगमिंग भी लाइक, रिलैक्स हो जाओ, मैं तो बस सवाल कर रहा था, मैंने ये थोड़ी कहा कि सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वैसे भी अपने भाई को मारने वाले को कौन ही पसंद करता है, हर कोई चाहता है कि अपने किलर को जान से मार दे, तो इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो। पर जॉन वे की फीलिंग्स किंगमिंग को लेकर पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं ताकत के मामले में आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। आपने उस दिन मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं। और रहा सवाल मेरे भाई की मौत का, तो उसने डीमन क्वीन के आगे अपनी जबान खोलने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि वो गुस्से की कितनी तेज है। उन्होंने उनको नाराज किया और इसी वजह से जान से हाथों बैठे। उनके मरने के पीछे उनकी खुद की गलती थी, आपका कोई कसूर नहीं। इसीलिए आपका यह सबऑर्डिनेट कभी भी आपके खिलाफ बगावत करने के बारे में नहीं सोच
सकता। समझ ले कि जो इंसान उस दिन आपके सामने खड़ा था, आपने उस दिन उसे मार डाला और अब जो इंसान आपके सामने खड़ा है वो एक नया इंसान है। किंग मिंग समझ गया था कि अब ये लड़का पूरी तरह से लॉयल है, इसलिए वो कहता है कि मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। वो तो हाजिर हो जाता है कि जो हुक्म मेरे आका। किंग मिंग जानना चाहता था कि क्या जॉन वाई को जुआनशी के पास्ट के बारे में कुछ पता है, जिसकी वजह से उसे इतना ट्रॉमा मिला कि वो आज भी रातों में डर जाती है, नींद में सहम उठती है और लोगों के छोड़ जाने का डर उसे अंदर से खा जाता है। जुआनशी के पास्ट लाइफ से जुड़े क्वेश्चन को सुनकर जॉन वाई पूछता है कि क्या आप फिफ्थ केव के बारे में जान चुके हैं। ये रिएक्शन देखकर किंग मिंग को पता लग जाता है कि जॉन वाई को पक्का कुछ ऐसा पता है जो कि उसे पता नहीं होना चाहिए। जॉन वाई बताता है कि इसके बारे में सिर्फ गिने चुने फ्यूनिक्स गॉड हूँ। जानते हो ना मेरी आइडेंटिटी अब क्या है? म्याओ ज़ियांग का 11th केव मास्टर हूँ मैं। पर ये सब सुनकर भी वो बंदा शांत नहीं होता, बल्कि किंग मिंग को प्रोवोक करते हुए कह रहा है कि तुम कितने अनग्रेटफुल हो, अपने ही लोगों के साथ तुम धोखेबाजी कर रहे हो। किंग मिंग भी लाइक 1000 सालों तक मुझे इस्तेमाल करना और फिर मेरी ही जान का सौदा करके अपने सेट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी सौदेबाजी तो मैंने टियानजुआन सेट से ही सीखी है। अब उस बंदे को पता लग गया था कि किंग मिंग उसे जाने नहीं देने वाला, तो वो उसे मास्टर की धमकी देने लगता है कि मैं मास्टर से शिकायत कर दूंगा, वो तुम्हारी पावर को शैटर कर देगी। पर वो कहाँ उससे डरने वाला था, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखकर इसके पसीने छूटने लगते हैं। कहता है कि मैं मास्टर से कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरी जान बख्श दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि इन सब के पीछे तुम हो। पर किंग मिंग किसी सांप को अपना फन फैलाने का मौका नहीं देना चाहता था। वो अपनी स्वॉर्ड सीधा उसके सीने में उतार देता है और उसे मारने के बाद काफी कैजुअल अपनी स्वॉर्ड को साफ करते हुए कह रहा था कि सॉरी मेरा हाथ फिसल गया। जब वो आइस क्लीनिंग फ्लावर उसके हाथ में आता है तो उसकी एनर्जी को सेंस करने के बाद उसे समझ आता है कि इसमें तो कुछ भी खास नहीं है, पर फिर भी ये कहते हुए निकल जाता है कि चलो इतना भाग के आऊं, एनर्जी रिकवर कर देगा। किंग मिंग को सीक्रेट रैल में पूरे 1 महीने गुजर चुके थे। हमें देखने को मिलता है कि अब उसके पीछे एक वेयरवुल्फ पड़ा है, जिससे बचकर भागते हुए वो हमें बता रहा था कि 1 महीने से उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। और ये काफी स्ट्रेंज बात है, अभी तक एल्डर्स भी सीक्रेट रैल के चक्कर लगाने नहीं आए, जो कि और भी ज्यादा खतरे के होने का एहसास कराता है। वो पिछले 1 महीने से इसी तरीके का खतरनाक वेयरवुल्फ्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे उसकी अटैकिंग पावर पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है, उसके रिफ्लेक्शन भी फास्ट हो चुके हैं। उसकी कॉम्बैट स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी कि उसने एक ही झटके में उस वुल्फ को जमीन पर लापटका था। अब उस वुल्फ को खा नहीं सकता था, तो वो उसके कोर को रख लेता है और इसके बाद एक वाइल्ड बोर का शिकार करता है अपने रात के खाने के लिए। लेकिन तभी जंगल में उसे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, ये कहते हुए कि वो बोर हमारे हवाले कर दो और साथ ही अपना स्टोरेज बैग भी। उन लोगों ने किंग मिंग को डराने के लिए अपने अपने वेपन भी बाहर निकाल लिए थे, उसे चारों तरफ से घेरते हुए। किंग मिंग भी लाइक अच्छा तुम लोगों को मेरा स्टोरेज बैग चाहिए और साथ ही ये वाइल्ड बोर भी। वो सारे हमें गर्दन हिलाते हैं, तो किंग मिंग भी लाइक आगे ले लो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। अब उनके लीडर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे उन्हें उकसाने की। वो सारे लोग हमला करते कि हमारा किंग मिंग एक ही झटके में उन सभी को उनके घुटनों पर ला देता है, ये कहते हुए कि अगर ये पावर देखने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई तो फिर तो मरने के बाद भी नहीं आएगी। अब वो सारे तो घुटनों पर आकर किंग मिंग से माफी मांगने लगते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कल्टीवेटर है, वो चाहे तो वो जिंदगी भर उसकी गुलामी करने को तैयार है। तो किंग मिंग उन सभी से उनका स्टोरेज बैग हासिल कर लेता है। जब वो उस लीडर के स्टोरेज बैग को चेक करता है तो पता चलता है कि ये एक लड़की का है जिसे उसने लूटा है। स्टार्टिंग में किंग मिंग को लगा था कि ये लोग शायद कोई कल्टीवेटर है और यहाँ आकर एक दूसरे को लूट रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये म्याओ टेरिटरी के लुटेरे हैं जो इसी इरादे से यहाँ पर आए हैं ताकि वो कल्टीवेटर्स को लूट सके। इनका ट्रेजर हंट या मॉन्स्टर हंट से कोई लेना देना नहीं। तो ये जानने के बाद वो उनके लीडर को जान से मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि लोगों को जिंदा छोड़ने पर भी ये लोग अच्छा काम तो नहीं करने वाले। ये देखकर उसके बाकी सारे जूनियर्स काफी ज्यादा डरते हुए हमारे हीरो को कहते हैं कि अगर वो उनकी जान बख्श दे तो वो उन्हें एक राज की बात बताएगा। किंग मिंग को वो राज की बात सुननी थी, इसलिए वो कहता है कि जल्दी बको। वो बंदा डरते हुए बताता है कि वेस्ट की तरफ वो छोटी लड़की जो इस रियाल में एंटर हुई है वो एक मैजिक सर्कल के अंदर फंस गई और वो पूरी तरह से सही सलामत है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि वो एल्डर्स को पता है, जिन्हें भी पता था वो या तो मारे जा चुके या ट्रांसफर हो चुके। वैसे वो श्योर नहीं है, लेकिन उसे उड़ती उड़ती खबर मिली थी, ये बात बहुत पहले की है। किंग मिंग कहता है कि तुम्हें जितना भी पता है, छोटी से छोटी डिटेल्स उस वक्त की जो भी तुम्हें याद है वो सब बता दो। तो वो किंग मिंग के कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बताता है कि पहले उनकी होली मैडन यानी जुआनशी इतनी ज्यादा छोटी थी और बहुत ही ज्यादा मासूम थी कि वो रोड पे चलने वाली चींटियों को भी नहीं मारती थी। लेकिन फिर अचानक से उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। उन्होंने देखते ही देखते कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। हर कोई हैरान था, वो इतनी रैपिडली ग्रो कर रही थी कि उस वक्त म्याओ ज़ियांग में मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल जीनियस को भी उन्होंने कुछ ही सालों में पीछे छोड़ दिया। सारे एल्डर्स यही सोच रहे थे कि जैसे लगता हो उन्हें किसी ने पोजेस कर लिया। किसी को यकीन नहीं होता कि वो इतनी पावरफुल और रूथलेस कैसे बन गई। एल्डर्स ने वक्त के साथ इन बातों को दबा दिया और जिन लोगों को भी इस राज के बारे में पता था कि उनकी पावर इतनी तेजी से कैसे बढ़ी, उन्हें या तो सेक्ट से निकाल दिया गया या जान से मार दिया गया। और उसी दिन के बाद से उनका नाम पड़ गया रूथलेस डीमन क्वीन। उनकी स्वॉर्ड सिर्फ खून पहचानती थी। ये बातें जॉन वाई ने एक सांस में कह दी थी, तो बेचारा गहरी गहरी सांसें भरना शुरू कर देता है, जैसे सच में कुछ उगल कर उसे शांति मिल रही हो। इस पूरी कहानी को सुनकर किंग मिंग को एक ही चीज नजर आ रही थी कि इन सब के पीछे हो सकता है कि टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व हो। पहले उसके बिहेवियर का बदल जाना, फिर अचानक से रैपिडली अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करना, ये तो ट्रांस माइग्रेटर की निशानी है। वो इस बात से थोड़ा परेशान था कि क्या उसकी वाइफ सच में एक टाइम ट्रैवलर है। किंग मिंग को इतना ज्यादा सीरियस देखने के बाद जॉन वाई उसे माफी मांगने लगता है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया क्या आप भूल सकते हैं। आप इस बारे में होली मैडन को मत बताना, वरना वो मेरी गर्दन ही उड़ा देगी। मैं तो बिना ड्रेसेस के ही दुनिया से गायब कर दिया जाऊंगा। पर वो उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं बताने वाला। और
और रहा सवाल तुम्हारी होली मैडन का, तो वो सच में काफी अच्छी है, पोलाइट है, वो अंदर से आज भी वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मैं बस उसे प्यार करता हूँ और इतना काफी है। उनकी बातों के बीच में उन पर जबरदस्त हमला होता है और ये हमला करने वाला एक जायंट पावरफुल हेवन लेवल का बीस्ट था। उस बीस्ट को देखते ही दोनों की सिट्टी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन थी कम और ये बीस्ट था बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जो कि उन्हें जान से मारने के इरादे से यहाँ पर आया था। पता चलता है कि अभी अभी इन दोनों ने जिस बीस्ट का मांस खाया था वो और कोई नहीं बल्कि इसी जायंट ईगल का बेबी था। तो वो जैसे ही किंग मिंग की तरफ गुर्राती है वो तो कहता है कि भाई साहब, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। चौहान भाई ने तो दौड़ लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो ईगल शांत रहने वाला नहीं था। चौहान भाई दौड़ते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो लोग उसके बेबी को खा रहे, वरना तो वो उसे संभाल के रखता, बाकी जानवरों से प्रोटेक्ट करते हुए। वो ईगल थोड़ी ना उनकी बातें सुनती, उसने तो अटैक करके चौहान भाई को खुद से काफी दूर कर दिया था। इसी बीच वो किंग मिंग से भी अलग हो जाता है। वो ईगल अब किंग मिंग के पीछे दौड़ पड़ती है। यहाँ चौहान भाई काफी ट्राई करता है कि वो उस ईगल का ध्यान अपनी तरफ खींच ले, पर इस चक्कर में उसकी मुलाकात एक और पर्सन से हो जाती है, जो कि उसे लेकर वहाँ से बचाकर भाग जाता है। वो बेस किंग मिंग के काफी पास पहुँच गया था। उसे पता था कि इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे रास्ते में पेड़ बिछाने पड़ेंगे, तो वो पेड़ों का यूज करता है, लेकिन वो फिर भी उसे डॉज करते हुए उसके काफी पास आ जाती है। तो यहाँ किंग मिंग उस बंदे को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उसकी डिफेंस शील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो समझ गया था कि वो ऐसे तो इससे नहीं बचने वाला, उसे कुछ और ट्राई करना होगा। तभी दूर से ये नजारा टियान जुआन सेट की दो डिसाइपल्स देखती हैं। उन्होंने किंग मिंग को और उस बोर्ड को नोटिस कर लिया था, तो उनकी आपस में कन्वर्सेशन चलने लगती है कि क्या उन्हें जाकर किंग मिंग को बचा लेना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे वो उनका जूनियर रह चुका है। पर वो रेड वाली जो शुरू से ही किंग मिंग को देखकर चिढ़ती है, वो कहती है कि नहीं, क्या तुम भूल गई हो कि लास्ट टाइम इसने अपनी पावर का यूज करके फे चुआन के साथ क्या किया था, और अब इसका टियान जुआन सेट से कोई लेना देना नहीं। बाहर ही तो वार्निंग दिया था इसने, तो हम इसकी मदद क्यों करें? वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, हमें किलन मेडिसिन जाकर लेना है, वो हमारे जूनियर ब्रदर को भी तो देना होगा ना। वो दोनों ये बात कर रही थी, तब तक किंग मिंग उनके काफी पास पहुंच चुका था। वो तिलिस्मान का यूज करके खुद को टेलीपोर्ट कर देता है और पीछे से ये ईगल इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। वो उन दोनों लड़कियों से ये कहते हुए निकल जाता है कि मेरे बदले तुम इस ईगल को संभाल लो, तुम्हारे बदले मैं वो किलन मेडिसिन ढूंढ लूंगा। तुमने ही तो कहा जूनियर ब्रदर को बचाना है, टाइम कम है, तो जैसे ही वो मेडिसिन मुझे मिलेगी मैं उसे हैंड ओवर कर दूंगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। ये कहकर वहाँ से चलता बनता है। पीछे से एक सेंटीपीड उस पर अटैक करने वाला था, तो वो काफी कूल तरीके से उसे बीच में से चीर देता है। आगे बढ़ते हुए किंग मिंग को कुछ लोगों के फाइट करने की आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि टियान जुआन सेट के कुछ आउटर डिसाइपल एक आइस पाइथन के साथ फाइट कर रहे हैं, जो कि एक आइस लोटस का गार्डियन था। उस आइस पाइथन का कल्टीवेशन लेवल हेवन प्रोफाउंड ध्यान पर था। वो उन डिसाइपल्स को देखकर खुश हो जाता है कि ये तो आउटर डिसाइपल्स हैं, कितने ही पावरफुल होंगे। इसी वजह से तो उन्हें इस आइस पाइथन से फाइट करने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे तो किंग मिंग अपनी पावर की हेल्प से बड़े आराम से उसे हरा देता, लेकिन वो चाहता था कि ये डिसाइपल्स थोड़ी मेहनत कर लें। बड़ी मुश्किलों के बाद वो उस आइस पाइथन को जान से मारकर उस लोटस तक पहुंचते हैं कि तभी वहाँ किंग मिंग आ जाता है, जो काफी ब्रूटली उन सभी को मारकर वो लोटस उनसे छीन लेता है। उनमें से एक बंदा इस बात पर काफी ज्यादा किलस गया था। वो किंग मिंग से कहता है कि तुम अपने फेलो डिसाइपल्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वही किंग मिंग भी लाइक, कौन से फेलो डिसाइपल्स? क्या तुम जानते नहीं कि मैंने टियान जुआन सेट छोड़ दिया और अब मैं फ्यूचर इमॉर्टल मेडिसिन, जिसके बारे में यहाँ पर सभी मौजूद कल्टीवेटर्स को पता है, वो भी उसी सर्कल के अंदर अपीयर हो गया और इसीलिए सारे कल्टीवेटर्स वहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि टियान जुआन सेट के डिसाइपल्स भी, सभी लोग रास्ते में हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे ने दे दी थी, तो किंग मिंग उसे भी जान से मार देता है, ये कहते हुए कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जो बाकी लोग बच गए थे वो किंग मिंग का ऐसा क्रूअल रूप देखने के बाद तो वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाते हैं। किंग मिंग उनमें से काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन एक बंदा बच के भाग निकलता है, तो वो उसका पीछा करते करते वेस्ट की केव के पास पहुँच गया था, जहाँ का मौसम ईस्ट की तरफ से काफी अलग था। वहाँ पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही वहाँ पर किंग मिंग पहुँचता है, उसका ऑरा और उसका इंटेंस लुक देखने के बाद सभी लोग रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इसके सामने आए तो ये उन्हें भी निपटा देगा। आगे बढ़ते हुए किंग मिंग की मुलाकात अपनी सीनियर से होती है, वही रेड ड्रेस वाली। उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि इस ठंड में वो जमने वाली हो, तो किंग मिंग उसे कहता है कि खुद को ढक लेती, इतनी भी क्या लोगों की अटेंशन लेने की पड़ी है तुम्हें जो इस तरह के कपड़े पहन के खड़ी हो। वो तो बहुत ही ज्यादा ऑफेंस हो जाती है। वो किंग मिंग को बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, पहले हम सब तुम्हें पसंद करते थे, मास्टर के कहने पर हम तुम्हें अच्छा ट्रीट करते थे, और वही किंग मिंग भी लाइक, तुम्हें क्या लगा कि पहले मैं तुम्हें पसंद करता था? वो तो मुझे सेक्ट में किसी से बना के रखनी थी, तो इस वजह से मैंने तुमसे प्यारी बातें करी होंगी, तुम्हें क्या लगा तुम हुस्न भरी हो? ये सुनकर बेचारी की बोलती बंद हो जाती है और उसी बीच उन लोगों की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है जो उस मैजिक सर्कल के अंदर खड़ी थी, जहाँ का नजारा पूरी तरह से चेंज था। जब किंग मिंग की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है तो पहली बार देखने के बावजूद भी उसे वो बच्ची काफी जानी पहचानी लग रही थी, और ये चीज उसे काफी हैरान कर देती है। तभी उस बच्ची के सामने वो 7 कलर ग्लेज फ्लावर अपीयर हो चुका था, जिसे देखते ही सारे कल्टीवेटर्स आग बबूला होकर उस पर झपट पड़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी तो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है ताकि वो उस बच्ची को मारकर इस फ्लावर को हासिल कर सके, पर वो उस मैजिक सर्कल के अंदर होने की वजह से इन लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। पता चलता है कि ये एक तरीके का किलिंग फॉर्मेशन है जो कि उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सारे जो भी उस लड़की को मारने के इरादे से उस सर्कल के पास आए थे वो घुटनों पर आ जाते हैं। वहीं उस किलिंग फॉर्मेशन में वो लड़की सही सलामत खड़ी थी। ये चीज किंग मिंग को हैरान कर देती है कि
कि क्या सच में ये फॉर्मेशन उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। सभी कल्टीवेटर्स कंक्लूजन बनाते हैं कि शायद ये फॉर्मेशन बाहर वर्क करता है, इनसाइड नहीं, इसी वजह से वो लड़की प्रोटेक्टेड है। देखने को मिलता है कि अंदर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था और एक बीस्ट उस छोटी बच्ची पर हमला करने के लिए उसके पास झपट पड़ता है। तभी अचानक से वो किलिंग फॉर्मेशन अपना काम करती है और वो बीस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे उन सभी की थ्योरी गलत हो जाती है। उन्हें समझ आ गया था कि सच में ये फॉर्मेशन उस छोटी बच्ची को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि ये लड़की केव ड्वेलिंग के मास्टर कुई हुआन की डिसेंडेंट हो? अजूरी ड्रैगन एनवॉय को भी यही लग रहा था कि तभी देखने को मिलता है कि वो लड़की अंदर काफी ज्यादा डरी हुई आगे बढ़ती जा रही थी। बाहर से सभी लोग उसके लिए चेयर अप करने लगते हैं कि उस फ्लावर को हासिल कर लो, यहाँ तक कि हमारा किंगमिंग भी खुद को रोक नहीं पाता। अचानक से नोटिस करता है कि वो क्यों उस छोटी बच्ची की इतनी परवाह कर रहा है। तभी देखते ही देखते वो छोटी बच्ची उस लोटस तक पहुंच जाती है। हर कोई बस दुआ कर रहा था कि जल्दी से वो उस लोटस को हासिल करे, उसे बाहर लेकर आए उस मैजिक सर्कल से, ताकि इन लोगों को भी उसकी एक एक पेटल्स हासिल करने का मौका मिले। पर उस फूल को टच करने के बाद भी वो लड़की उसे पिक नहीं करती, बल्कि एक मामूली फूल को तोड़कर उसे ही घूरने लगती है। ये देखकर हर कोई उसे बेवकूफ कहने लगता है कि कितनी बेवकूफ लड़की है, अपने सामने इमॉर्टल फ्लावर होने के बावजूद भी उसे पिक करने के बजाय ग्रास पिक कर रही है। तभी रेड कलर ड्रेस वाली लड़की आ जाती है जिसका नाम ज़ियाओनैन है। ज़ियाओनैन उन सभी को डांटते हुए कहती है कि तुम सारे अकल के अंधे, क्या तुम लोगों को पता भी है कि 7 कलर्ड ग्लेज फ्लावर आखिर है क्या चीज? बेवकूफ वो नहीं बल्कि बेवकूफ तुम हो, क्योंकि तुम लोग गलत फ्लावर को गलत समझ रहे हो। बाकी सारे लोगों को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये ऐसा कैसे बोल सकती है, और वो फ्लावर, वो मामूली फ्लावर आखिर 7 कलर्ड ग्लेज फ्लावर कैसे हो सकता है। पर तभी ज़ियाओनैन बताती है कि उस फ्लावर को लेसर क्योस फ्लावर भी कहते हैं, जो कि इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि वो क्योटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, जो कि यिन और यान की फॉर्म में होती है। यांग वाला वो क्रिस्टल पेटल वाला फ्लावर है जिसे तुम लोग असली ग्लेज फ्लावर समझ रहे हो। वो तो बस उसके अपर शेल की तरह काम करता है जो उसकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। असली वाला फ्लावर तो वो है जो इस लड़की ने पिक किया है। उस क्लियर पेटल वाले फ्लावर की यिन एनर्जी एक इल्यूजन है और यांग एनर्जी वाला फ्लावर ही रियल है। ज़ियाओनैन हैरान थी ये जानकर कि ये छोटी सी बच्ची उस फ्लावर के बारे में काफी कुछ जानती है। तभी तो सिर्फ छूते भर से ही उसे सारी चीजें पता लग चुकी थी। बाहर के कल्टीवेटर्स उस छोटी बच्ची को मारने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि वो उससे वो फ्लावर हासिल कर सके। यहाँ तक कि ज़ियाओनैन भी वो ये कहते हुए खुद को जस्टिफाई करने लगती है कि जूनियर ब्रदर को इसकी ज्यादा जरूरत है और यही वो चीज है जो उनकी कल्टीवेशन को वापस ला सकता है। एक छोटी बच्ची के हाथ में इस फ्लावर का क्या काम? किंगमिंग को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब क्या तुम एक छोटी लड़की पर भी अटैक करोगी? वो तो अपनी पावर रिलीज करनी शुरू कर चुकी थी, पर यहाँ किंगमिंग उस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी आर्मी को तैयार कर लेता है कि मियाओ टेरिटरी के सारे डिसाइपल्स, मैं तुम्हें ज़ुआनशे के बिहाफ पर यह ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें आज से इस छोटी लड़की को प्रोटेक्ट करना है। अब मियाओ टेरिटरी के सारे लोग एक तरफ हो चुके थे और बाकी सारे डिसाइपल्स एक तरफ। वो मिलकर आपस में ही प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग गए थे। उन्होंने किंगमिंग के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी थी और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। अब देखना ये है कि किंगमिंग आने वाली मुसीबतों से कैसे लड़ता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखे, जल्दी ले आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।